साथियों नमस्कार। मैं अनिल सिंह एडवोकेट, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन का राष्ट्रीय पार्टी प्रवक्ता। साथियों, मैं आज आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। जंतर मंतर की रैली जंतर मंतर पे इसी महीने अगस्त महीने में 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख को एक विशाल रैली, धरना प्रदर्शन ऑल इंडिया लेवल की गई थी, जिसके पीछे का एक उद्देश्य था, मात्र एक उद्देश्य, कि इस पूरे भारत में जितना भी सहारा इंडिया ने जमाकर्ताओं से जो पैसे लिए थे पिछले 2012-14 से, किसी भी इन्वेस्टर को 100% उसने पेमेंट नहीं दिया है। यदि सहारा इंडिया ये दावा करती है कि हमने बहुत से लोगों का 100% पेमेंट दिया है, तो उसके लिस्ट शायद उंगली पे किसी भी ब्रांच में अगर गिनेंगे तो यदि उस ब्रांच में 1 लाख इन्वेस्टर होंगे तो मुश्किल से 1, 2, 3 लोगों को मिला होगा, जो शायद किसी मेडिकल ग्राउंड पे मिला होगा, या किसी की बेटी की शादी के ग्राउंड पे मिला होगा, या वो सहारा इंडिया के बहुत बड़े चमचे होंगे, उनके रिश्तेदार होंगे, किसी ब्रांच मैनेजर के, जोनल मैनेजर के, या कोई फाउंडर मेंबर, सेक्रेटरी या चेयरमैन के होंगे। खैर, हमारा ये कहना है कि आज किसी के पिता कैंसर से पीड़ित हैं, किसी के बच्चे कोई असाध्य बीमारी से पीड़ित हैं, किसी के बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं पैसे के अभाव में, किसी की बिटिया की शादी नहीं हो पा रही है। इन समस्याओं का निदान सिर्फ है आर्थिक ताकत, पैसा। और किसी वक्त सहारा इंडिया कंपनी, जिसको कि भारत की कई सरकारी संस्थाओं ने, अलग अलग सेक्टरों ने मान्यता दी थी, क्यूसॉप का पॉलिसी जारी किया था, हाउसिंग रियल एस्टेट का पॉलिसी जारी किया था, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा इंडिया, स्टार मल्टीपर्स, ऐसे कई तरह के सोसाइटी और कोऑपरेटिव के और ऐसे चीज़ों को मान्यता दिया था भारत सरकार के कई सेंट्रल ऑफिस ने। और सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता मिलने के बाद में भारत के तमाम स्टेट गवर्नमेंट ने उसको परमिशन दी, तब जाकर के सहारा इंडिया उस पॉलिसी को आज पिछले कई सालों से, जब से सहारा इंडिया की स्थापना इस भारत में हुई है, और सहारा इंडिया जैसी एक कंपनी को जो सुब्रतो राय के गाइडलाइन में चलता है, तो जारी हुआ। मान्यता सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने दिया। लेकिन आज प्रॉब्लम कहाँ है? आज प्रॉब्लम यह है कि जब एक इन्वेस्टर सहारा इंडिया के ऑफिस में जाता है, तो वहाँ का जो मैनेजर है इन्वेस्टर को भगा देता है, कहता है, अरे यार तुम क्या रोज रोज आ जाते हो, भैया हम तो तुमको बता चुके हैं, जिस दिन पेमेंट मिलेगा सबको जानकारी दे दी जाएगी, पेपर के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी, एजेंट के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी, हमारे नोटिस बोर्ड पे जानकारी दे दी जाएगी। भीड़ मत लगाओ, रोज यार तुम लोग चले आते हो। तो लोग कहते हैं कि साहब हमको बेटी की शादी करनी है, कोई कहता है हमारा मकान टूटा हुआ है, जाड़ा गर्मी बरसात का दिन है, हम परेशान हैं, कोई कहता है हमको बच्चे की फीस देनी है, स्कूल में हमारी थोड़ी सी आर्थिक तंगी है और हमने जमा किया था इसी दिन के लिए, कि कोई किसी भी ज़रूरत में, किसी भी अच्छे बुरे वक्त में हमको जब ज़रूरत होगा तब सहारा इंडिया में जो मेरा जमा धन है वो हम अपनी पॉलिसी को निकालेंगे, हमारा मूलधन ब्याज जो भी होगा उस डेट को हमको पेमेंट होगा। लेकिन आज ये पिछले 2012-14 से सहारा इंडिया किसी को पेमेंट नहीं दे रही है। हाउसिंग रियल एस्टेट के पॉलिसी होल्डर को क्यूसॉप में कन्वर्ट करा दिया, सेबी और सुप्रीम कोर्ट का डर दिखा करके। फिर 2 साल तक चलता रहा ये 2012 से 14 तक ये धंधा। जब सुब्रत राय को पेरोल पे छोड़ा गया सहारा का, सुप्रीम कोर्ट और सेबी के ऑर्डर के बाद से, तो फिर जब सहारा ने जब देखा, सुब्रत राय सहारा ने, कि क्यूसॉप का भी कुछ पेपर में कुछ कमजोरियां हैं, कुछ परेशानियां हमको आएंगी वर्तमान भविष्य में, तो उन्होंने जितने भी इन्वेस्टर थे भारत के तमाम लोगों को कहा, क्यूसॉप में पैसा रहेगा तो तुमको 1 रुपया नहीं मिल पाएगा, हमारी बात मानो। क्यूसॉप का पैसा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और दूसरी मल्टीपर्पज सोसाइटी और ऐसे कई पॉलिसी जो उस वक्त जो रन कर रहे थे 2014-15 में, उसमें उनको कन्वर्ट कराने का काम किया। साहब, कुछ ऐसी पॉलिसी है जिसका 1-2 पॉलिसी का मैं नाम लेता हूँ, जैसे कि सोसाइटी का एक है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसका एक F2 पॉलिसी का कोड है, उसकी अवधि 18 महीने है। एज ए इन्वेस्टर मैं भी उसमें इन्वेस्ट किया था, मैं सीना ठोक के बोल रहा हूँ। और उसकी
कई पॉलिसी बॉन्ड है मेरे पास, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार वाली। हमने भी कुछ अपनी पूरी ज़िंदगी की गाढ़ी कमाई कम बेसी सहारा में जमा किया था कि हमें भी बुरे वक्त पे काम देगा। इसलिए मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छा से जानता हूँ। इसलिए आप कहें तो मैं 35-40 साल से जान रहा हूँ, क्योंकि सहारा में मैं भी जमा करता था, मुझे भी टाइम पे पैसे मिल जाते थे। लेकिन 2012-14 के बाद से सहारा में किसी को पैसे नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला। अब लोग कहते हैं वकील साहब तुम हो सरदार जी, अरे जब तुम्हें नहीं मिला तुम नहीं ले सकोगे, तुम नहीं एक वकील हो कि जब तुमने नहीं पैसे 100% वसूल सके तो बाकी का क्या दिलाओगे। मैं उनको हाथ जोड़ कर समझाता हूँ, सर अरे जिसको पेट में दर्द है वही उसका इलाज भी जानता है। एज एडवोकेट, एज ए इन्वेस्टर मुझे सारी हथकंडे मालूम है सहारा के, वो तमाम कच्चे चिट्टे जानता हूँ जो सुब्रत राय ने जो किए हैं। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। जिन लोगों ने सेंट्रल रजिस्ट्रार में एप्लीकेशन अभी तक नहीं लगाया है, कृपया लगा दें। सेंट्रल रजिस्ट्रार एक ऐसी संस्था है जिसने जो एक फाइनल अथॉरिटी है कोऑपरेटिव और इन सोसाइटियों के लिए। आप वहाँ जब एप्लीकेशन लगाएंगे तो सेंट्रल रजिस्ट्रार के गाइडलाइन में हाई कोर्ट में जो एक्शन हो रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में, और सेंट्रल रजिस्ट्रार अपने आप में एक अथॉरिटी है, एक सरकारी संस्था है, एक रेगुलेटरी सिस्टम की हेड ऑफिस है जो काम करेगी सहारा के इन्वेस्टरों के हितों के लिए। और कुछ लोगों ने जो क्या किया है कि बहुत पहले पेमेंट के लिए सेंट्रल रजिस्ट्रार में एप्लीकेशन दिया था, मगर सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफिस से कुछ लोगों का गत दिनों में उनको जानकारी दी गई कि आप जाइए और ब्रांच ऑफिस से आप अपना पेमेंट ले लीजिए, क्योंकि सेंट्रल रजिस्ट्रार की कार्रवाई के बाद में ब्रांच ऑफिस को सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफिस से आदेश आया कि आप पेमेंट करिए। निवेशक गए, बहुत से लोगों को पैसा नहीं मिला है। इस बात का कच्चा चिट्ठा हम अगले 24 घंटे में आपको पूरे डॉक्यूमेंट के साथ देंगे। वो ऑर्डर दिखाएंगे, वो ऑर्डर शीट हम आपको दिखाएंगे कि जिसमें ऑर्डर दिया गया लेकिन इन्वेस्टर को पेमेंट नहीं मिला। अब मैं आता हूँ मुद्दे पे, दूसरे मुद्दे पे। सेंट्रल रजिस्ट्रार का एक नया ऑफिस अब एक बिल्डिंग में चेंज हो गया है, तो पुराने जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनसे मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप कृपया, जब पहले जो अप्लाई जो कर चुके हैं तो आपको एक लेटर रिसीविंग नंबर मिला होगा, डेटेड रिसीविंग, सब सारी जानकारियां मिली होंगी। उन चीज़ों का जिक्र करते हुए आप एक फ्रेश रूप से जितने भी इन्वेस्टर हैं सेंट्रल रजिस्ट्रार को, जो कोऑपरेटिव और सोसाइटी का मामला है, ऐसे लोग सेंट्रल रजिस्ट्रार को जरूर दोबारा अप्लाई करें और नए पते पे करें। सेंट्रल रजिस्ट्रार में अप्लाई करेंगे तब आपका भला है। जो नहीं करेंगे, भैया सहारा इंडिया जब आपको प्रेम से पेमेंट दे ही नहीं रही है तो अब आपके पास कानूनी एक ही व्यवस्था है कि आप सेंट्रल रजिस्ट्रार को अप्लाई करिए। जो लोग कोर्ट कचहरी थाने में जा चुके हैं, अच्छी बात है, कोर्ट कचहरी थाना उनके लिए जिस दिन फैसला करेगा उस दिन उनको पेमेंट मिलेगा। अब मैं कुछ और मुद्दों पे आता हूँ। लोग कहते हैं जंतर मंतर पे आप क्यों गए थे, बराबर आप लोग धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। धरना प्रदर्शन हमारा मौलिक अधिकार है, जो भारत की संविधान प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार के तहत दिया है कि आप जो भारत की जनता है किसी भी समस्या से यदि पीड़ित हैं, और जो वर्तमान पुलिस प्रशासन है, सरकार और मंत्रालय विभाग है जो केंद्र और स्टेट में बैठी है, अगर वो आपका बात नहीं सुन रही है तो आप शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करें, जिससे कि सरकारी सिस्टम में जो बैठे हुए लोग हैं, कोर्ट कचहरी में जो, थाने में जो हैं, न्यायालय में जो है, पुलिस प्रशासन, वकील और तमाम मंत्रालय विभाग में जो काम कर रहे हैं नेता मंत्री, पूरी दुनिया देखे और पूरा सिस्टम पूरा दुनिया देखेगी तो शायद उस पर प्रेशर पड़ेगा। और फिर आप जो धरना प्रदर्शन के दौरान जो सवाल जवाब जो करेंगे, जो विरोध में जो आवाज़ उठाएंगे, अपनी हक के लिए जो लड़ाई लड़ेंगे, उस पर विभाग का ध्यान जाएगा और आपको जो आप चाहते हैं कानून के साथ न्याय संगत आपको न्याय मिलेगा। आपकी ज़रूरी मांगों को सरकार सुनेगी। तो ये सिलसिला चलता रहा। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन के बैनर तले, और जब हम लोगों ने संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन को ज्वाइन नहीं किया था आज से 4 साल 5 साल पहले, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि पिछले 2017-18 से मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये बात अलग है कि अब पिछले 6 महीना साल भर में हम संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन के मेंबर बने। हमको पता चला कि ऑल इंडिया लेवल में भी कोई संगठन तैयारी की जा रही है जो तमाम स्टेट को एक बैनर के तले लाएगी और निवेशकों के हितों की बात करेगी। तो रैलियां जितनी भी हमने की, जैसे कि सहारा सदन कलकत्ता में किया,
लखनऊ में किया और पटना में बोरिंग रोड चौराहे पे किया, उड़ीसा में लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, झारखंड में किया और कई जगह हो रहे हैं। और पटना में एक बार संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन के तहत बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था जिसमें ऑल इंडिया लेवल के लोग आए थे। और पटना में जो हमारी जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसको बोलते हैं भाकपा माले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी, ये दोनों पार्टियों के गठबंधन से पटना में पिछले महीनों बहुत जबरदस्त आंदोलन हुआ था। सरकार को मेमोरेंडम भी दिया गया था, कई मीडिया ने उसको कवर भी किया था और पेमेंट का एक रास्ता हम लोगों ने निकालने का प्रयास किया है। उसी तरह से हमने 5, 6 और 7 अगस्त को जंतर मंतर पे 3 दिन की रैलियां की। उस रैली का परिणाम यह हुआ कि जो भारत की जो खुफिया एजेंसी है, आईबी, इंटेलिजेंसी, सीआईडी विभाग, ये वर्दी में और सिविल ड्रेस में आकर के रैली के आसपास, रैली में घुस करके ये हम लोगों से बात करते रहे, बिल्कुल, और हमारी बातों को सुनते रहे, मोबाइल में रिकॉर्डिंग करते रहे। और कुछ लोगों ने मुझसे भी संपर्क किया, हमने भी उनको जवाब दिया। और दिल्ली पुलिस के साथ थोड़ी बहुत कुछ मुद्दों के लिए हमारी उनसे मतभेद भी रही, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हमको बहुत मदद भी किया, काफ़ी मदद किया। वो मदद मैं इस वक्त गिनाने नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं दिल्ली पुलिस का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने काफ़ी मदद किया। इवन मदद तो इतना बड़ा किया कि मैं बताऊं कि दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी थे, जो जंतर मंतर पे जो डिप्यूटेड जो होते हैं कि भैया जो जंतर मंतर पे जो आएंगे रैली करने वाले, वो तोड़फोड़ हंगामा ना करें, उनकी जायज़ बातों को सुन करके पुलिस को इसीलिए डिप्टेशन दिया जाता है कि आप शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कराएं और प्रदर्शन समाप्त करें। और अगर ज़रूरत है तो रैली में आए हुए लोगों को सरकार के सरकारी सेक्टर में ऑफिस में ले जाकर के उनसे उनकी बात कराइए और मेमोरेंडम दिलवाइए। तो दिल्ली पुलिस के गाइडलाइन में, दिल्ली पुलिस की गाड़ी में बैठ के हमारे कुछ आंदोलन के कुछ जो सीनियर जो अधिकारी थे, 2-4 लोग, जैसे अभय शुक्ला थे, कुशवाहा जी थे, और हमारे कलकत्ता हाई कोर्ट के बहुत अच्छे वकील हमारे नवयुवक साथी एडवोकेट अमन श्रीवास्तव थे, ये सब सभी गए और राष्ट्रपति के कार्यालय जाकर के राष्ट्रपति महोदय को उन्होंने एक डॉक्यूमेंट दिया, कागज दिया, अनुरोध पत्र दिया कि हम पूरे भारत के सहारा इंडिया के इन्वेस्टरों की तरफ से आपसे विनती करते हैं कि आज सुब्रत राय सहारा की जो कंपनी है सहारा इंडिया, ये इन्वेस्टरों के हितों की रक्षा नहीं कर पा रही है, लोगों को मैच्योरिटी पेमेंट नहीं दे रही है, अतः कृपया आप इसमें हस्तक्षेप करें और जो भी कानूनी एक्शन हो लें और जल्द से जल्द निवेशकों को दें, क्योंकि बहुत से निवेशक पैसे के अभाव में भूखे मर रहे हैं। बहुत से ऐसे निवेशकों की जो फैमिली है वो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पा रहे हैं और वो भी मर रहे हैं। और बहुत से एजेंट साथियों को इतना प्रेशर है, इन्वेस्टर साथियों को इतना प्रेशर है कि आज कम से कम 2,500 लोग पूरे भारत में पिछले 7-8 साल में आत्महत्या भी कर चुके हैं। ऐसी खबरें आत्महत्या की आपको पेपर में, छोटी बड़ी मीडिया में आए दिन आता जाता रहता है। ये बात अलग है कि बहुत बड़ी बड़ी मीडिया 1-2 सुसाइड को कवर नहीं करती। हम अगर किसी राजनीतिक पार्टी में यदि कोई बर्थडे पार्टी होता है, दही चूड़ा खिलाने वाला पार्टी होता है, उसको कवर जरूर करती है। खैर, जिस मीडिया ने मदद किया, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ। जिस मीडिया ने मदद नहीं किया, उनको भी धन्यवाद करता हूँ। खैर, अब मैं कुछ मुद्दे पे आगे बात बताता हूँ। जंतर मंतर की रैली के बाद साथियों, पूरी भारत की जो जनता है और भारत से जो बाहर की जो जनता है, सबको मैं साक्षी मानते हुए मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ आपसे। जंतर मंतर की रैली से हमें फ़ायदा बहुत हुआ। राष्ट्रपति महोदय को हमने मेमोरेंडम दिया, दिल्ली पुलिस को जानकारी दी। दिल्ली पुलिस के जितने भी जो पुलिस प्रशासन के हैं, एसपी, डीएसपी, डीएम, थाना और उसकी जो आईबी सेक्शन है, जो आईबी दैट मीन्स इंटेलिजेंसी ब्यूरो, और जो खुफिया विभाग है, सीआईडी विभाग, सबको सहारा का पूरा हकीकत मालूम हो गया है। हम लोगों ने सबको उनको काफ़ी डॉक्यूमेंट और जानकारियाँ दी हैं। राष्ट्रपति महोदय को भी जानकारी मिल गई। और दिल्ली में एक राजनीतिक पार्टी है जो केजरीवाल सरकार उसके मुखिया हैं, और दिल्ली जो केंद्र शासित राज्य है, वहाँ केजरीवाल जी के बहुत निकटतम एक मंत्री हैं, उनका नाम संजय जी है। हम लोगों ने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं खड़े। और 5 तारीख को संजय जी आए और बहुत अच्छा उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया, मदद करने का, हमारी हौसलों को बढ़ाने का उन्होंने काम किया। और तमाम सरकारी संस्था और सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्होंने कहा कि हम आपके लिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में आपकी बातों को उठाएंगे। मैं अनिल सिंह हाथ जोड़ करके तमाम पार्टियों से कहता हूं कि अभी तक आज के डेट में पूरे भारत में मैं पूछता हूं
कि क्या सिर्फ एक केजरीवाल जी की पार्टी जो आम पार्टी है, क्या सिर्फ वही एक पार्टी जिंदा है? बाकी सभी पार्टी के लोग क्या मर गए या देश छोड़ के चले गए, पाकिस्तान और अमेरिका चले गए? भाई क्षमा चाहता हूं मैं ये शब्द बोलने के बाद में, जो मैंने कहा कि राजनीतिक पार्टी सारी मर गई मतलब राजनीतिक पार्टी के नेता नहीं मरे, मतलब क्या राजनीतिक पार्टियों का अस्तित्व भारत में समाप्त हो गया क्या? या कोई भारत में केजरीवाल की पार्टी छोड़ के कोई आज की पार्टी का सबका अस्तित्व समाप्त हो गया? सभी लोगों ने अपना अपना स्टेट और केंद्र से रिजाइन मार के क्या लोग खेती बाड़ी करने लगे क्या? ऐसा कुछ नहीं है। शायद मेरी बातों से दुख लगता है तो लगे, अगर लगा है तो मेरा उद्देश्य आपको दुखी करना नहीं था, आपको किसी तरह से इंसल्ट करना नहीं था। हम आपकी भावनाओं से खेल रहे थे, आपको हम उत्तेजित कर रहे थे, आपको याद करा रहे थे कि आप नेता हैं तो हैं, हमारे नेता हैं, चाहे जिसके नेता हैं। पब्लिक ने आपको चुन करके या तो सत्ता में बिठाया या तो विपक्ष में बिठाया। तो नेताजी, मंत्री जी, ये नेतागिरी हम भी जानते हैं। हम भी जब पढ़ते थे तो अपनी कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन के लीडर थे, इसलिए नेतागिरी हमको मालूम है। तमाम मंत्री जी, ये नेता जितने भी हैं, सत्ता में हो विपक्ष में हो, आपका पोस्ट जानते हैं क्या है? नेता मतलब जनता का प्रतिनिधि, और जो जनता का प्रतिनिधि होता है वो सेवक होता है। जनता अपने प्रतिनिधि को इसलिए चुनती है कि हमारे साथ जो दुख दर्द है उसको मंत्री सुने और तमाम सरकारी सेक्टर में जनता के हित के लिए वो जनता के साथ मिलकर लड़ाई लड़े। इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी भी वक्त है। नेताजी, किसी भी आप विभाग के पदाधिकारी हो या नहीं हो, आप सत्ता में हो या विपक्ष में हो, भारत की तमाम राजनीतिक पार्टियों से मेरा अनुरोध है कि कोई भी नेता मंत्री आप अदर वे में लेने की गलती नहीं करिए। किसी भी मेरी बातों को इपट नहीं लें। हमारी बातों को अगर लेना ही है तो आप उसको पॉजिटिव लें और ये समझें कि आप भारत के में, पता है आपको, भारत के जीडीपी में अभी 24 घंटे के अंदर उछाल आ सकता है। अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से डेढ़ी और दुगनी हो सकती है। उसका एक उपाय है, मात्र एक उपाय है। 1947 से लेकर के आज के डेट में 2022 आज के डेट में, ठीक है, जितनी भी इस भारत में चिट फंड कंपनी और घोटालेबाजी जो हुई है, अगर ये तमाम भारत के नेता मंत्री अपने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में यदि चिट फंड कंपनी और ये सहारा इंडिया जैसी कंपनी, PSCL और ऐसी बहुत सी है, शारदा चिट फंड है, यानी कि जितनी भी चिट फंड कंपनियां, इवन सहारा के जितने भी जिस कंपनियों ने घोटाले किए, तो इन्वेस्टरों के पैसे अगर 100% लौट जाएंगे और सहारा इंडिया के इन्वेस्टर के पैसे भी इन्वेस्टरों के जेब में यदि 100% आज के डेट में 24 घंटे में अगर लौट जाते हैं, तो मैं दावा करता हूं भारत की अर्थव्यवस्था डेढ़ी नहीं दुगनी हो जाएगी। जीडीपी जस्ट दुगना हो जाएगा 24 घंटे में। मंत्री जी, कृपया आप ये जरूर काम करें। और एक बात याद रखें, जनता के वोट से मंत्री कोई बनता है, कोई भी यूपीएससी बीपीएससी स्टेट लेवल का कमीशन देकर के या सेंट्रल लेवल का कमीशन देकर के नहीं बनता है। चाहे वो नेता अनपढ़ हो या चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, मंत्री जिस चीज को जानते हैं। हमारी बातों से आप दुखी ना हो, हमारी बातों को आप बिल्कुल सीरियसली लें। अगर चुनाव में आपको बराबर जीतना है और जनता के दिलों में राज करना है और कुर्सी पर भी बैठकर राज करना है, सत्ता या विपक्ष में, तो कृपया जनता के साथ आप खड़े हों। आपका काम सिर्फ जनता के साथ खड़े होना है, तब आप नेता कहलाते हैं। यदि जनता के साथ नहीं है तो आपको कहा जाएगा भूतपूर्व नेता। भूतपूर्व चूंकि आपने सत्ता में रहिएगा ना विपक्ष में रहिएगा तो भूतपूर्व तो लग जाएगा ना। अगर हम कहीं काम करते थे और हमने रिजाइन दे दिया तो हमको भूतपूर्व कहा जाएगा, यानी कि हम बैठ के घर में खाना खाएं, गाना गाएं, परिवार और बच्चे हमको झेलें, हम उनको झेलें। तो मंत्री जी, कृपया आपसे अनुरोध है, जो भी सत्ता और विपक्ष में है, जनता की आवाज़ बनिए। जनता आपके साथ रहेगी। वर्तमान चुनाव और अगले चुनाव में भी आपको साथ तन मन धन से देगी, आपको सर माथे पे बैठाएगी। ठीक है, सर माथे पे तिलक लगाते हैं और सर माथे पे बड़े बुजुर्ग और छोटे बच्चों को भी उठाते हैं लोग, भगवान को भी सर माथे पे उठाते हैं। अतः मंत्री जी, आप ये जरूर काम करें। आप जनता के हितों के लिए आप नेता बने हैं, उसी के लिए आप विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में बैठे हैं। ये काम जरूर करें, वरना अगले चुनाव में मैं आपको बोल रहा हूं, देश की जनता जाग चुकी है। करीब करीब भारत की, मैं बताता हूं, जितने भी घर हैं, हर 4 घर में से 1 या 2 घर सहारा का इन्वेस्टर जरूर है। आगामी चुनाव में ये जो निवेशक हैं और इनके परिवार वाले हैं,
जो नेता साथ देंगे उनको वोट देगा जनता, जो नेता साथ नहीं देंगे या जिन इन्वेस्टरों के पेमेंट के हितों की रक्षा नहीं करेगी, नहीं दिला पाएगी आज के डेट से, जनता उनका साथ नहीं देगी। मंत्री जी कृपया आप भी इस चीज़ को नोटिस करें। और मंत्री जी सबसे बड़ी बात है, हमने आपको नेता बनाया क्यों भाई? आप नेता बनना चाहते थे या नहीं बनना चाहते थे? जनता ने तो बनाया ना, क्यों नेता बनाया? हम जनता आपको बता रहे हैं, अपने दिल पे हाथ रख करके, सीने पे हाथ रख करके कह रहे हैं क्यों बनाया। बहुत उम्मीद थी आपसे कि आपको हम विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में बैठाएंगे तो आप हमारे हितों की रक्षा करेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा कि केजरीवाल जी जिस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उनके बहुत अच्छे और कद्दावर नेता और प्रवक्ता संजय जी आए और 5 तारीख को जंतर मंतर की रैली पे उन्होंने संबोधन किया। हम लोगों का हौसला भी बहुत बुलंद है और उन पे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो दिल्ली की सरकार है, दिल्ली की सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट की सरकार, केजरीवाल की सरकार, हमारे जो केजरीवाल जी जो हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, ये दिल्ली की जनता को और पंजाब में चूंकि उनकी पार्टी है, पंजाब की जनता को इस विषय पे जरूर कुछ मदद करेंगे कि सहारा इंडिया के इन्वेस्टरों की बातें भी उठाएंगे वो। मैं ऐसा आशा करता हूँ। और दिल्ली की जनता और पंजाब की जनता से हाथ जोड़ कर मैं बोलता हूँ, पंजाब में आज आप पार्टी का है, यानी कि केजरीवाल जी का है सरकार, और दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट में भी केजरीवाल जी की पार्टी का है। कृपया दिल्ली की जनता और पंजाब की जनता, कम से कम आज जब केजरीवाल जी की पार्टी खड़ी है तो आप लोग इस मुद्दे को उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मदद मांगिए आप अपने राज्य के मंत्री से, वो चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। तो कम से कम 2 स्टेट का जब पैसा मिलना शुरू होगा तो बाकी स्टेट के भी तो जो मंत्री हैं, वो चाहे जिस पार्टी, धर्म, जिस संस्था के तहत में चाहे जितना गठबंधन करके बैठे हों या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी में जो सत्ता में जो बैठे हैं, कम से कम वो भी तो सोचेंगे ना कि भाई हम मंत्री हैं और हमको वोट लेना ही है और हम मंत्री बने ही हैं जनता के लिए, इसी काम के लिए। तो बट नेचुरल वो भी इन्वेस्टरों को पेमेंट दिलाएंगे। मंत्री जी और पुलिस प्रशासन और हमारे भारत में जितने ही बैठे हुए मंत्री हैं, वो चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे हाई कोर्ट में हो, हमारे जज महोदय या सुप्रीम कोर्ट में जज महोदय, मैं सभी को हाथ जोड़ करके बोल रहा हूँ, कृपया आप जनता के दुख दर्द को समझिए। कई निवेशक बहुत बुरी हालत में हैं, लोगों को एक वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। कुछ निवेशक आत्महत्या कर रहे हैं, रोज आत्महत्या करने की रेशियो बढ़ती जा रही है। इन्वेस्टर जनता को, इन्वेस्टर एजेंट को गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है। कई जगह ये खूनी हिंसाएं स्टार्ट हो गई है, आंदोलन तेज होता जा रहा है, जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा है। किसी दिन कोई बहुत बड़ा दुर्घटना नहीं हो जाए, इसलिए सभी लोगों को मैं विनती करता हूं कि लोग शांति बनाए रखें, उत्तेजित कोई नहीं हो, न इन्वेस्टर न एजेंट। बस सहारा इंडिया के कंपनी आपसे अनुरोध है कि जिस नियत के साथ आपने पैसे लिए थे, पैसे लोगों को दे दीजिए। और जो हाई कोर्ट में जो जज लोग हैं, कृपया अदालत में जब किसी सहारा पीड़ित का जब कोई केस आता है तो कृपया केस का मेरिट डिमेरिट आप जरूर देखिए, लेकिन निवेशकों का हित सबसे पहले देखिए। केस आप डिग्री दीजिए चाहे खारिज कीजिए, हर हालत में जज साहब मैं बोलता हूं, आप सुओ मोटो पावर का उपयोग करते हुए इन्वेस्टरों का हित का जरूर ख्याल रखिए। आप जज हैं, आप न्यायाधीश हैं, मंदिर में भगवान हैं, वो तो शायद हमारी कागज को पढ़ नहीं सकते हैं, मगर हमारी कागज को अदालतें ही पढ़ती है और थाना के पुलिस प्रशासन ही पढ़ते हैं। पुलिस प्रशासन बंधु, कृपया आप भी मदद करिए। आप कानून के प्रतिनिधि हैं, आपको जो खाकी वर्दी मिला है, आप जनता के सेवक हैं, कानून का अक्षर अक्षर पालन करने और करवाने के लिए पुलिस प्रशासन आपको वर्दी मिला है। कृपया इस कानून का उपयोग कीजिए। और मैं कुछ रोशनी डाल देता हूं। जंतर मंतर की रैली के बाद क्या हुआ, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन के जो कुछ जो कोर कमेटी के और सुपर कोर कमेटी के और स्टेट लेवल के कुछ जो स्टेट कमेटी के जो लोग थे, भारत के अलग अलग जगह में कम से कम 6-7 स्टेट की मैं बात बोल दूं, नाम तो नहीं लूँगा, सभी लोग हमारी बातों को जानते हैं, इस चीज़ को और जान रहे हैं। हमारी इन बातों से वो समझ जाएंगे कि मेरा इशारा किन की तरफ है। लोग क्या किए, व्हाट्सएप ग्रुप में एक दूसरे को गाली गलौज तू मैं जलील करने का काम शुरू कर दिए। उसका कारण क्या था? कारण 2-3 थे। पहला कारण कि पूरी जनता ने, भारत की जनता ने ऑल इंडिया जन आंदोलन पे ये विश्वास किया कि हमारे लिए ये आंदोलन के लोग, पूरी ये संगठन
इन्वेस्टरों के हित के लिए लड़ेगी, लड़ा जरूर, इसमें संगठन कहीं कमज़ोर नहीं हुआ, कोई कमी नहीं रह गई। यदि छोटी मोटी कमी है तो वो आने वाले समय में बहुत स्पीडली वो काम होगा जिससे इन्वेस्टरों के हितों की रक्षा की जाए। लड़ाई का सबसे कारण क्या था? स्टेट में जो कमेटी जो बनी थी, कुछ लोगों को बहुत बड़ा नेता बनने का घमंड दिमाग में आ गया। उन्होंने सोचा ऐसा करते हैं, ऑल इंडिया जन आंदोलन को लड़ाई का अखाड़ा बना देते हैं और इस संगठन को तोड़ेंगे। और एक संगठन क्यों रहे, ऑल इंडिया में 10, 20, 50 हजार 2000 संगठन बना देते हैं। और पार्टी में कितना चंदा आया, कितना चंदा नहीं आया, चंदा का क्या खर्चा हुआ, इन मुद्दों को उठा करके लोगों ने एक दूसरे को बहुत माँ बहन बेटी रोटी की गालियां दी। मैं इस चीज़ को इस वीडियो पे कबूल रहा हूँ। अगर कोई हमसे मांगेंगे प्रूफ, मेरे पास जितना भी व्हाट्सएप ग्रुपों का मैसेज है, जो लिखित मैसेज है और ऑडियो वीडियो है, मैं जारी कर सकता हूँ, मेरे पास वो प्रूफ है। मगर मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। मैं कहता हूँ अभी समय है, जिन लोगों को संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन में रहना है रहें। अगर आपकी इच्छा है, आप अलग पार्टी बनाना चाहते हैं, जरूर बनाइए। किसी मुद्दे पे आप असहमत हैं, एक घर से 10 घर जरूर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर हर संगठन का जो उद्देश्य है एक ही है, सहारा इंडिया के निवेशकों की रक्षा करना, सहारा इंडिया से मैच्योरिटी का पेमेंट दिलाना पॉलिसी होल्डरों को, और जो एजेंट जो कार्यरत हैं उनको कमीशन OR दिलवाना। और जो लोग भी भारत के निवेशक हैं जिन्होंने सहारा इंडिया कंपनी में निवेश किया है, जो लोग भी चाहते हैं कि उनका पॉलिसी का मैच्योरिटी पेमेंट 100% मूलधन और ब्याज जोड़ के और लेट फाइन के साथ मिल जाए, इस पूरे जितने भी हमारे अभी जो एक सेंटर में है स्टेट कमेटी, जिसको सेंटर की कमेटी जो बोलते हैं ऑल इंडिया जन आंदोलन, अब ये टूट के कगार पे है। मैं जानता हूँ टूटेगा और आगामी 1 आध सप्ताह के अंदर हो सकता है 2, 4 या 6 पूरे हमारे इंडिया में संगठन नए नए बनेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, तमाम संगठन अलग अलग होगी, उनका मनभेद रहेगा। मनभेद है तभी तो संगठन तोड़ रहे हैं, मगर मतभेद नहीं है। इस तरह की बातें इसलिए मैं दावा कर रहा हूं कि आज एक मीटिंग, आज मैं बता दूं कि आज डेट 21 अगस्त 2022 दिन संडे, मैं अनिल सिंह पटना में पीपुल्स कोऑपरेटिव कॉलोनी, एक इलाका है PC कॉलोनी उसको बोलते हैं, उस जगह PC कॉलोनी का जो पीपुल्स कोऑपरेटिव जो है सामुदायिक भवन, उसके ठीक सामने में एक शंकर जी का मंदिर है। वहाँ हम लोगों ने आज मीटिंग रखा था कि बिहार के वो तमाम इन्वेस्टर जो पटना में हैं और पटना के 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर के रेडियस में जो आते हैं, वो आएँ और तमाम बातें रखें कि हम आगे आंदोलन कैसे आगे बढ़ाएं इन्वेस्टरों के हितों के लिए, और क्या क्या कानूनी और एक्शन लें, कैसे कार्यक्रम को बड़ा किया जाए। अब जब पार्टी टूटने के कगार पे है तो पार्टी का उद्देश्य क्या होना चाहिए? टूटने वाली जो अलग जो संगठन बनेगी जितनी, और बनने के बाद में नए और पुराने जितने भी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो ग्रुप लीडर हैं वो कैसे काम करेंगे, तो मैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूँ। आज जो मीटिंग जो बुलाई गई थी 21 अगस्त 2022 को बिहार में पटना में, इस मीटिंग को बुलाने का मकसद JP दुबे, जयप्रकाश दुबे, जो हमारे ऑल इंडिया लेवल के मेंबर भी हैं, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के, ये उन्हीं की इच्छा थी, उन्हीं का काम था। तो हमने कहा कई मुद्दे हैं, बुला लीजिए मीटिंग। उस मीटिंग में काफ़ी लोगों को हमने बुलाया, लेकिन मुश्किल से 25-30 आदमी आ पाए। तो सभी लोगों ने एक जो निर्णय किया, मैं उस फाइनल निर्णय पे अब आपको रोशनी डालते हुए मैं वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ। उस कमेटी में यह निर्णय लिया गया कि अगर जो लोग सहमत हैं तो ऑल इंडिया जन आंदोलन में बने रहें, और जो असहमत हैं अगर वो ग्रुप बनाना चाहते हैं बिल्कुल ग्रुप बनाएं। तो कुछ लोगों ने कहा कि हम बहुत सी चीज़ों पे सहमत हैं और बहुत सी चीज़ों पे डिसएग्री हैं, असहमत हैं, पार्टी तो बनेगी, ये दावा था JP दुबे जी का।
और भी बहुत से लोगों का। तो हमने कहा कि बिल्कुल पार्टी बनाइए, लेकिन निर्णय यह हुआ कि भारत में चाहे जितनी भी पार्टियां बनेगी अलग अलग, जन आंदोलन जो ऑल इंडिया जन आंदोलन से हटने के बाद में जितनी भी पार्टियां बनेगी या बनने वाली हैं अभी भविष्य में अगले कुछ दिनों में, महीनों में, घंटों में, सभी का एक ही उद्देश्य होगा कि वो सहारा इंडिया के इन्वेस्टरों के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा, ये कमिटमेंट कर लिया गया कि चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम होगा, अगला जो संगठन बनेगा उसका कुछ भी नाम होगा, अब वो चाहे कलकत्ता लेवल पे बने एक नई कमेटी, एक बिहार लेवल पे अलग बने, हो सकता है कि कुछ और भी स्टेट है वहाँ कुछ हो सकता है कि लोग नए कमेटी बना दें, एक नया संगठन खड़ा कर दें, लेकिन ये तय हो गया कि जितने भी कमेटी बनेगी सभी कमेटी जब इकट्ठी होगी तो सहारा इंडिया के इन्वेस्टर के लिए लड़ाई लड़ेगी, सहारा इंडिया से लड़ेगी और तमाम इन्वेस्टरों के हितों के लिए पूरी दिल दिमाग तन मन धन से खड़ी होगी जैसे पहले खड़े रहते थे। एक दूसरा निर्णय हुआ कि जैसे कि हम एक उदाहरण दे रहे हैं, सपोज दैट कि बिहार में एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना, कलकत्ता में एक अलग बना, उड़ीसा में एक अलग बना, छत्तीसगढ़ में अलग बना, यूपी में अलग बना, मध्य प्रदेश में अलग बना। कहाँ बनने जा रहा है अलग अलग ये मुझे नहीं जानकारी है, मैं ऐसे ही स्टेट का 8-10 नाम था मुझे याद, वो मैंने बताने का काम किया। तो हम लोगों ने तय यही किया है, आज के पटना के लोग ने, चाहे जितनी कमेटी बननी है नई नई बन जाए, लेकिन अगर सपोज दैट यूपी में एक नया संगठन बना और वो संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन से अलग हट के बना, एक उदाहरण पेश कर रहा हूं, ठीक है, उदाहरण इसको मानिएगा। तय क्या हुआ है मैं उस मुद्दे को बताने जा रहा हूं। यूपी में अलग बन गया, बिहार में अलग बन गया, तो बिहार वाले पूरे बिहार राज्य के इन्वेस्टरों के लिए बिहार में दबाव बनाएंगे, कोर्ट कचहरी में दबाव बनाएंगे। यूपी वाले यूपी स्टेट में संगठन को बड़ा करेंगे और वहाँ बनाएंगे। और अगर ज़रूरत पड़ गई यूपी वालों को या अगर बिहार वाले लोगों को संगठन को ज़रूरत पड़ गई तो बिहार के तमाम लोग यूपी चले जाएंगे और यूपी के तमाम लोग बिहार आ जाएंगे। यानी कि हम पहले जैसे एक दूसरे को मदद करते थे उसी तरह मदद करेंगे। बस ये एक फाइनल जजमेंट, बहुत अच्छा जजमेंट हमने लोगों को दिलाने का काम किया। इस प्रस्ताव को मैंने ही रखा, हमारी बातों को लोगों ने माना कि मतभेद हो लेकिन मन का भेद नहीं हो। जिनको जन आंदोलन संयुक्त ऑल इंडिया में बने रहना है बने रहिए, नहीं बने रहना चाहते हैं अलग हो जाइए, एक नया पार्टी बनाना चाहते हैं बनाइए, लेकिन काम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। फंड में चाहे जिसने भी 1 रुपया दिया हो संगठन को बड़ा करने के लिए, संगठन के तहत सहारा इंडिया का मैच्योरिटी पेमेंट लेने के लिए जो संगठन में जिन लोगों ने फंड दिया, तमाम जनता का यह अधिकार है कि 1-1 रुपया का हिसाब पूछने का उसका हक है। वो पूछती है तो ठीक, नहीं पूछती है तो ठीक। दोनों हक में जनता जनार्दन है और जितनी भी कमेटी हैं वो सेवक हैं, वो चाहे मेंबर हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए ऊंचे पदाधिकारी हों, सभी सेवक हैं। और ऑर्गेनाइजेशन के तमाम लोगों का ये दायित्व बनता है कि इन्वेस्टर के हित के लिए तमाम कानूनी व्यवस्था भी करें, जन आंदोलन भी करें, सीआरसी में अप्लाई करवाने का कैंप भी लगवाएं और पुलिस प्रशासन में भी लिखा पढ़ी करें, कोर्ट कचहरी में भी लिखा पढ़ी करें। हम आंदोलन के थ्रू यही तो कर रहे हैं और यही करवा रहे हैं और यही वर्तमान और भविष्य में रहेगा। जितनी भी कमेटियां हैं वो इन्वेस्टरों के हितों के लिए सड़क से लेकर के विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा तक हम जाएंगे। और एक छोटी सी अदालत जिसको भोक्ता अदालत कहते हैं, वहाँ से सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे और लड़ेंगे। तमाम इन्वेस्टरों के हितों के लिए लड़ती रहेगी। और भारत में चाहे जितनी भी संगठन बनेगी, अभी वर्तमान में है या भविष्य में जो बनेगी, सभी लोग बिल्कुल अलग अलग पार्टी के नेता कहे जाएंगे, पार्टी के प्रवक्ता कहे जाएंगे। ये संगठन का एक पोस्ट होता है, कोई पार्टी का अध्यक्ष बनता है, कोई उपाध्यक्ष बनता है, कोई सचिव बनता है, कोई महासचिव बनता है, पार्टी में कोई कोषाध्यक्ष बनता है, कोई पार्टी का लीगल सेल का लीगल एडवाइजर बनता है, कोई पार्टी का प्रवक्ता बनता है। ये तो किसी भी संगठन का, वो चाहे राजनीतिक हो चाहे गैर राजनीतिक, ये एक मॉनिटरिंग बॉडी होती है, बनती है। लेकिन तय यही हुआ है कि तमाम लोग किसी भी हालत में, चाहे उनसे अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत लोगों ने एक दूसरे को गाली गलौज भी किया है, मगर आपस में यही तय हुआ है सबका कि किसी मुद्दे पे लोग डिसएग्री थे, कुछ लोगों ने माफ़ी मांगी है,
कुछ लोगों ने माफ़ी नहीं मांगा है, मगर अब दिलों में उनकी ठंडापन आने लगी है। इन चीज़ों को महसूस किया कि छोटी छोटी बातों में लोग तैस में आ गए थे और व्हाट्सएप ग्रुप में एक दूसरे को बहुत जलील किया, लोग बेइज्जत किया। तो हमने कहा कि देखिए, पूरी भारत की जनता जिसने 1 रुपया दिया और नहीं दिया, इस आंदोलन को बहुत ऊंचे दर्जे से देख रही है। जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को देखते हैं, वैसा ही लोग हम आंदोलनकारियों को देख रहे हैं। उनका ध्यान हमारी तरफ बहुत आशा से है। आप लोग संगठन में जितना बड़ा करना है बड़ा कीजिए, संगठन को तोड़ करके और अलग अलग संगठन बनाना चाहते हैं कीजिए, मगर इन्वेस्टरों के हित के लिए मैंने उनको हाथ जोड़ा कि आप संगठन बनाइए, तोड़िए, रोज जो करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता के हित के लिए 1-1 रुपया का बेईमानी मत कीजिए। जो जनता ने जो संगठन को जो पैसा दिया है, और पैसे का हिसाब किताब साफ रखिए, जमा कितना हुआ, खर्चा कितना हुआ, ये बिल्कुल प्रूफ के साथ में दीजिए, पैसे की हेरा फेरी नहीं। और सबसे बड़ा काम, इस बात पे सभी लोग एग्री हुए कि किसी भी कीमत पे हम लोगों का मतभेद हुआ है, मनभेद नहीं हुआ है। तमाम संगठन अभी वर्तमान या भविष्य में सभी एक दूसरे से मदद करते रहेंगे। इस चीज़ को मैंने सभी लोगों के मुँह ज़बानी से कहवाया। इस चीज़ को जेपी दुबे ने भी कहा कि ठीक है, ऑल इंडिया जन आंदोलन से कुछ मुद्दों पे हमारी और शुक्ला जी से कुछ हमारी मतभेदें हुई है, लेकिन वर्तमान समय में यदि ऑल इंडिया जन आंदोलन हमको कहेगा कि जेपी दुबे जी, ऑल इंडिया लेवल पर एक मीटिंग करनी है और आंदोलन करना है, बिहार का संगठन तो आप अलग कर लिए जेपी दुबे जी, और आपने एक अलग संगठन बनाया, तो क्या जेपी दुबे आप आएंगे? हमने ये जेपी दुबे से पूछा, तो जेपी दुबे जी ने साफ साफ कहा, बिल्कुल, तन मन धन से सहयोग जैसे देते थे वैसे ही देंगे। हमने कहा बस यही उद्देश्य रखिए। इसको हम लोग बोलते हैं मन का भेद नहीं। मतभेद हुआ है किसी चीज़ पे, गलतियां शुक्ला जी से भी हुई है, गलतियां बीके श्रीवास्तव से भी हुई है, गलतियां जेपी दुबे से भी हुई है, हो सकता है हमसे भी गलती हुई हो, क्योंकि पार्टी का प्रवक्ता था, तो बहुत से आरोप मुझ पर भी लगने चाहिए, और बिल्कुल लगना चाहिए ये आरोप। तमाम आरोपों को मैं सर का ताज बनाता हूँ, क्योंकि जो राजा का टोपी होता है ना, वो कांटों भरा होता है। मैं उन आरोपों को एक्सेप्ट करता हूँ। हमने उसका निराकरण का पूरा प्रयास किया है, और आज भी किया है, वर्तमान और भविष्य में भी करते रहेंगे हम, चाहे जिस संगठन में हमको लोग रखें ना रखें, हम करते रहेंगे। क्योंकि एक भारत की जनता की हैसियत से, एक इन्वेस्टर की हैसियत से और एक वकील की हैसियत से हमारा काम सिर्फ अपना पेट पालना नहीं है, जनता और समाज के साथ भी रहना है और जनता के कल्याण के लिए भी काम करना है। और रही बात मैंने सिख धर्म को कबूल किया है बाय चॉइस। हमारा खानदान बाय बर्थ तो हम पंजाबी नहीं थे, सिख समाज से नहीं थे, मगर हमने गुरु गोविंद सिंह को देखा, गुरु गोविंद सिंह की कुर्बानी को देखा। हमने हमारे जो आप कहिए जगत पिता गुरु तेग बहादुर जी को मैंने देखा, उनकी कहानियों को पढ़ा, उनकी शहादत को देखा। मैं उससे बहुत प्रेरित हुआ बचपन से ही। तो गत 2019 में मैंने खालसा पंथ, ये जो हमारा जो मनोग्राम है, मैंने इसको स्वीकारा कि यही एक धर्म है, यही एक मजहब है जो जनता की सेवा करते करते अपनी जान दे भी सकता है और दुश्मनों की जान ले भी सकता है। मेरे रगों में यही बचपन से खून था, यही हमारे विचार थे। तो हमने कहा इससे अच्छा धर्म और इससे अच्छा कर्म हो नहीं सकता है। भगवान राम ने भी तो यही कहा था, भगवान राम ने भी यही किया था, भगवान शंकर महादेव ने भी यही किया था, माता सती और माता पार्वती ने भी तो जनता के सेवा का ही काम किया था। अब वो चाहे हम आपको बताएं कि हमारे इस्लामी सभ्यता में पैगंबर हजरत मोहम्मद ने भी तो धर्म, दीन, ईमान और दुखियों के लिए ही सब कुछ अपना त्यागा, सब कुछ किया। सभी धर्म के जितने भी धर्म गुरु हैं और उनके जो देवता हैं, भगवान हैं, इनका भी एक ही उद्देश्य होता है, दीन दुखियों की मदद करना, दीन दुखियों के वक्त पे काम आना। तो हम इसी भावना के साथ कल भी थे, आज भी हैं। बस इससे ज़्यादा और मैं क्या बोलूं। भारत की जनता को मैं ये बोलूँगा कि जो लोग जन आंदोलन में शामिल हुए, दिल्ली प्रदर्शन में गए, धरना प्रदर्शन, जो गए वो भी ठीक, जो नहीं गए वो भी ठीक, सभी का धन्यवाद। मगर जन आंदोलन ने, ये ऑल इंडिया जन आंदोलन के बैनर तले जो 5, 6, 7 को जो काम हुआ, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में अब आपकी क्वेश्चन उठने वाली है, भविष्य में उठेगी और वर्तमान में भी बहुत जल्दी उठने वाली है। और हो सकता है एक स्टेट को देख करके बाकी भारत के तमाम स्टेट में ये क्वेश्चन उठना शुरू हो जाएगा।
और राष्ट्रपति महोदय भी इसमें बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और राष्ट्रपति महोदय के हस्तक्षेप के बाद में कई जो खुफिया एजेंसी हैं सहारा इंडिया पे उनकी टेढ़ी नज़र हो चुकी है। बहुत जल्दी कई जगह बहुत भयानक लेवल पर छापा पड़ने वाला है और वो छापा सहारा इंडिया के जोनल, सेक्टर, रीजनल कई जगह पड़ेगा और कई मैनेजर बहुत आने वाले समय में बहुत जल्द जेल के सलाखों में होंगे। अब बचेंगे वही जो कानून के साथ काम करेंगे और कानून को मदद देंगे। कानून मतलब भारत का कानून। भारत का कानून ये कहता है जिसका खाया है उसको भैया वापस कर दो, जिसका पैसा लिया उसको दे दो। तो अब सहारा इंडिया का मैनेजर आप लोग अपना सोच लीजिए, जो जोनल मैनेजर हैं ऐसे साथी, और खुफिया अलर्ट हो चुकी है। एक वकील के हैसियत से मैं ये बता देता हूँ, कोर्ट गर्म है, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसके जज इस चीज़ पे बहुत पैनी दृष्टि रखे हुए हैं कि सहारा के इन्वेस्टरों का उनका जो वाजिब जो हक है वो मिलना ही चाहिए। और सेंट्रल रजिस्ट्रार भी सहारा इंडिया के हक के लिए खड़ी है। और सबसे अंत में मैं बात कहता हूँ, हमारे जो भारत के होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, ये सहकारिता मंत्रालय के हेड भी हैं। अमित शाह जी ने भी पिछले दिनों साफ साफ कहीं मंच पे कहा था कि अगर सहकारिता विभाग के मंत्रालय में कुछ ज़रूरत है, हमें कुछ कानूनी एक्शन अगर हमने नहीं लिया तो भारत की जनता कहती है वो हमें आगे आने वाले चुनाव में बदल देंगे। अमित शाह का ये साउंड है, ये मेरा आवाज़ नहीं है। ये वीडियो बहुत वायरल है, आप यूट्यूब पे खोज लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है कि अब हमारे भारत के होम मिनिस्टर वो भी जग गए हैं, सहकारिता मंत्रालय के चूंकि हेड हैं, तो अमित शाह जी भी जग गए हैं। ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने अभी नहीं कुछ कहा है, लेकिन इस चीज़ को सुना तो उन्होंने भी जरूर है, बोला नहीं है। अब आप समझ लीजिए कि जब अमित शाह जी होम मिनिस्टर, भारत के होम मिनिस्टर वर्तमान जो सिटिंग है अभी, जब इनके दिमाग में घुस गया है कि सहारा इंडिया एक ऐसा बेईमान कंपनी है जो भारत की जनता का करोड़ों अरबों रुपया का घोटाला कर दिया और इन्वेस्टरों की पॉलिसी मैच्योर्ड हो गई लेकिन पेमेंट नहीं दे रहा है, सिर्फ कानूनी लड़ाई लड़ रहा है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कि कैसे किसको कितना दिन लंबा टहलाएं और कैसे कानूनी अड़चनों से बच करके किसी भी इन्वेस्टर को पैसा नहीं दें। होम मिनिस्टर जी का ध्यान लग चुका है। हमारे सुब्रत राय, सावधान हो जाइए भैया। सुब्रत राय जी, आप सुब्रत राय, आप हमारे बुजुर्ग हैं, उम्र में हमसे बड़े हैं। आपने भारत की जनता के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और भारत के इन्वेस्टरों के हितों की रक्षा के लिए सुब्रत राय आपने बहुत अच्छी कंपनी का स्थापना किया था। कभी मैं खुद लखनऊ गया था और मैंने देखा सहारा को। एक सहारा इंडिया की स्थापना से हजारों करोड़ों लोगों को नौकरी मिला सहारा इंडिया में। ऑफिस एम्प्लाई में कई पोस्ट होते हैं, जैसे चपरासी होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, कैशियर होता है, क्लर्क होता है, ब्रांच मैनेजर होता है, एजेंट होता है। कई लोगों को आपने दाना पानी जरूर दिया, मगर सुब्रत राय जी, आखिर आपका दिमाग घूम क्यों गया 2012-14 के बाद से? ऐसी परिस्थितियां क्या हो गई? आप किसके बहकावे में आ गए? क्या हो गया आपको? आपने इन्वेस्टरों को पेमेंट देना बंद कर दिया। अभी भी देर नहीं हुआ है सुब्रत राय जी, आप बुजुर्ग हैं, उम्र में बड़े हैं, आपने बहुत बड़ी कंपनी की स्थापना की, कई लोगों का कल्याण किया, अतः आपकी भी उम्र हो चुकी है। जिंदगी का चौथापन जो होता है प्रायश्चित का समय होता है। हमारे भारतीय सभ्यता में कहा जाता है जिंदगी का चौथापन, गीता में कहा गया है संन्यास आश्रम में गुजारिए। देखिए संन्यास आश्रम मेरा भी है, हमने चोला बदल लिया। ये जो है हुलिया, ये साधु सन्यासियों वाला ही है, समाज सेवा का। सुब्रत राय जी, आप एक काम कीजिए समाज सेवा के नाम पे, तमाम इन्वेस्टरों को एक साथ अगर आप नहीं दे पाते हैं किसी भी कानूनी अड़चन से या आर्थिक कमी के कारण से, क्योंकि आर्थिक कमी इसलिए मैं बोल रहा हूं सुब्रत राय जी, आपने क्या किया है, भारत में कई तरह के बिजनेस किए, कुछ बिजनेस सफल हुए, कुछ डूब गए। मैं इन चीज़ों को समझता हूं कि कोई भी कंपनी इन्वेस्टर से पैसे लेती है तो वो कुछ बिजनेस करता है, बिजनेस करके इन्वेस्टरों को समय पे पैसे देता है। आपने ये काम किया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। आपने काम बहुत अच्छा किया, लेकिन 2012-14 के बाद से स्थितियां बहुत पलटी हो गई है, बहुत विपरीत हो गई है। सारी चीज़ों का दोष चूंकि मुखिया आप हैं तो आप पे पड़ेगा, लोग ठिकरा आप पे ही फोड़ेंगे। क्यों? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन बैठा है, कौन है नहीं है, आपको देखना काम है।
जिस वक्त सहारा इंडिया का स्थापना हुआ था उस वक्त मात्र 3-4 लोगों ने स्थापना किया था। उसमें से एक शख्स का नाम था सुब्रत राय। और सुब्रत राय जी आज आप जीवित हैं। स्थापना भी आपने ही किया है, व्यवस्थापक भी आप ही हैं और कंपनी का सर्वे सर्वा भी आप ही हैं। हाथ जोड़ के मैं आपको नमन करता हूं। जिस अच्छे उस उद्देश्य के साथ आपने शुरुआत की थी, कृपया आप उस जमीर को जिंदा रखिए, आप अपने ईमान को साफ रखिए और सहारा इंडिया के इन्वेस्टरों का पेमेंट दे दीजिए। बहुत से ऐसे एजेंट साथी हैं जिनका रोजी रोटी छीन गया सहारा इंडिया का ब्रांच बंद होने के बाद में, आत्महत्या कर लिए हैं और नहीं किए हैं तो वो घुट घुट करके जी रहे हैं, मानसिक तनाव से जी रहे हैं। हो सकता है आने वाले वर्तमान में या भविष्य में कुछ लोग ब्रेन हेमरेज से शिकार हो जाएंगे, कुछ लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा और कुछ लोग तो सुसाइड कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में कुछ और भी लोग दुखी होकर सुसाइड कर लेंगे क्योंकि परिवार इनको गाली दे रहा है। लोग कहता है एजेंट तुम हो, मैनेजर को लोग गाली देते हैं, मैनेजर तुम थे, सहारा इंडिया में काम किए हो। जब ऐसे मैनेजर और ऐसे एजेंट जब बाजार में जब जाते हैं तो उनको लोग कहता है तुम मैनेजर था ना, तुम एजेंट था ना, अब तुम काम कर रहे हो, चाहे तुम रिजाइन दे दिए हो, पैसा तुम ही जमा करवाए थे ना, कौन देगा, तेरा बाप देगा क्या? यही भाषा बोलता है। इतनी गंदी जबान में उनको गाली देती है। लोगों का चेहरा सड़क पे निकलने लायक नहीं रह गया है। सुब्रत राय जी, इस चीज को आप समझिए। आप तो घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजे ले रहे हैं, अच्छी बात है, मगर आप किसकी कमाई खा रहे हैं? किसके पैसे से आप मौज कर रहे हैं? सहारा के इन्वेस्टरों के पैसे से ना। आपने किसको बर्बाद कर दिया? इन्वेस्टर को बर्बाद कर दिया, सहारा इंडिया के मैनेजर को आपने बर्बाद कर दिया, एजेंट को बर्बाद कर दिया। सहारा इंडिया के जितने ब्रांच बंद हुए उसमें जो भूखे मरे, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आप हैं सुब्रत राय जी, आप, ओनली आप। क्योंकि ऑफिस बंद हो गया, वो आदमी बेरोजगार हो गया। किसी की उम्र हो गई 40 साल, किसी की 50 साल, किसी की 60 साल, वो कहां जाएगा? भीख मांगेगा क्या? या सड़क पे ठेला लेकर के बोले दे दे माता, दे दे भीख, दे दे, क्या करेगा? भीख मांगेगा क्या? या आलू प्याज अंडे टमाटर बेचे या कहीं जाकर चोरी पॉकेटमारी करे? बताइए क्या करेगा इस उम्र में? हो सकता है कुछ कर ले, अच्छी बात है, जो लोग कर ले कोई छोटा बड़ा काम, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी भीख तो नहीं मांगेगा, चोरी तो नहीं करेगा, क्राइम तो नहीं करेगा, क्योंकि कल तक जो इज्जत से जिया है, आप सहयोग दें ना दें, वो इज्जत से जरूर जिएगा वर्तमान भविष्य में। लेकिन सुब्रत राय जी, आपने क्या किया? बहुत बड़ा गलत काम किया है। अभी भी वक्त है, आप तमाम कानूनी उलझनों को जल्दी से समेटें कोर्ट कचहरी में और सहारा इंडिया के एक एक इन्वेस्टरों को पैसा जरूर दे दीजिए। कई घरों में बेटियों की शादी नहीं हो पाई। सुब्रत राय जी, मैं लखनऊ उस वक्त गया था, अति विशिष्ट समारोह आपने एक व्यवस्था रखा था जब आपने तो अपने दोनों बेटों की शादी की थी एक साथ में। उस समारोह में मैं भी गया था। 3 दिन हमने भी लखनऊ में जाकर के वो फ्री फंड में आया गया और लड्डू मिठाई पेड़े खाए। आपको देखने सुनने का हमको भी सौभाग्य मिला। एक बात बताइए, आज हमारी बेटी है, हम जैसे कई ऐसे इन्वेस्टर हैं, उनकी बेटियों का शादी कैसे होगा? कैसे होगा सुब्रत राय जी? आपने तो बेटों का शादी कर लिया, आप तो पोता का भी मुंह देख लीजिएगा। हम लोगों का क्या होगा? हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। हमारा पैसा तो मोटा मोटा पैसा तो सहारा इंडिया में जमा है। ऐसे गरीब लोग अपनी बेटियों की शादी कैसे करेंगे? ऐसे गरीब लोग अपने बेटों की शादी कैसे करेंगे? बेटों की शादी तो चलिए फ्री में हो जाएगा, मगर बेटियों की शादी कैसे होगी? बताइए। है जवाब आपके पास सुब्रत राय जी? नहीं है, नहीं है आपके पास जवाब। जवाब है, मैं कहता हूं है, एक जवाब है। भाई एक साथ नहीं दे सकते हैं तो टुकड़े टुकड़ों में तो दे दीजिए ना। क्यों किसी का पैसा आप खा रहे हैं? आप न चोर हैं, न बेईमान हैं, न ठग हैं, न दाऊद इब्राहिम आप हैं सुब्रत राय जी, ना आप ओसामा बिन लादेन हैं। आप क्रिमिनल हैं ही नहीं, आप अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग कल भी थे, आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। आज आपने कुछ गलतियां की है, 2012-14 के बाद से कुछ परिस्थितियां विपरीत हो गई है, कई तरह की समस्याएं हैं। इन परिस्थितियों को आप जानते हैं, मैं भी अंदाज लगा सकता हूं। खैर, इन चीज़ों पे हम इस वक्त ना बहस करेंगे, ना रोशनी डालेंगे। शायद हमारे कहने से सुब्रत राय जी, आपका यदि दिल पिघलता है तो पिघल जाए, नहीं पिघलता है तो कृपया दिल पिघलाने का काम जरूर करेंगे और इन्वेस्टरों का दर्द समझेंगे। कई ऐसे इन्वेस्टरों का घर है, कई ऐसे एजेंटों का घर है, कई ऐसे ब्रांच मैनेजर का घर है जिसके घर में बीवी बीमार है, पिता बीमार हैं, वो मैनेजर, वो एजेंट, वो इन्वेस्टर खुद बीमार है या उसके बच्चे बीमार हैं, और बहुत भयानक कैंसर, हार्ट की बीमारी, ब्रेन हेमरेज, लकवा, ऐसी बीमारियों से ग्रस्त है। और उनके बहुत से ऐसे हैं इन्वेस्टर जिनके पास पैसे की बहुत कमी है। लोग बीमारी के अभाव में मर रहे हैं। सॉरी, बीमारी के अभाव में मैं कह गया, क्षमा चाहता हूँ, बीमारी का इलाज के अभाव में मर रहे हैं। कुछ लोगों की आर्थिक कमी इतनी आ गई है कोरोना के चलते,
लोग बर्बाद हो गए, और मैच्योरिटी पेमेंट आप दे नहीं रहे हैं, उसके चलते लोग आर्थिक तौर पे बर्बाद हो गए। लोगों ने चाहा था, एक चाय दुकानदार, घरों में झाड़ू मारने वाले जो नौकरदाई जो होते हैं, उन्होंने भी 100-100, 200, 200 रुपया का आरडी खोला था, इस उम्मीद के साथ में कि एक दिन 10-20 हज़ार रुपया मिलेगा, तो अब हम कल से जूठा बर्तन नहीं मैसेंगे किसी के घर में, झाड़ू नहीं मारेंगे। इस उद्देश्य से सहारा इंडिया में पैसा जमा किया था कि जिस दिन 10-20 हज़ार रुपया मिल जाएगा, ऐसा करेंगे 5 कैरेट अंडा लेकर के किसी ठेला पे आमलेट बेचने का काम करेंगे, ठेला पे सब्जी बेचने का काम करेंगे। हम अपना थोड़ा सा आर्थिक स्टैंडर्ड और सामाजिक स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। सुब्रत राय जी, आपने सबको बर्बाद कर दिया, आबाद भी किया आपने, बर्बाद भी किया आपने। अब भी समय नहीं बीता है सुब्रत राय जी। सुबह का भोला शाम को अगर लौट जाए तो कोई बुरा नहीं है। सुब्रत राय जी, रास्ते पे आ जाइए। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम करता हूं, और पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी जो सहारा के इन्वेस्टर हैं, आपको मैं नमन करता हूं, आपके हौसलों को दाद देता हूं। आप अपने हौसलों को जगाए रखिए। संगठन ऑल इंडिया जन आंदोलन संगठन कल भी था, अभी भी है, और आने वाले भविष्य में भी रहेगा। ये बात अलग होगी कि अब आने वाले 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन में पूरे भारत में हो सकता है कि आपको ये जानने देखने का मौका मिलेगा कि बहुत से नए नए संगठन बन गए हैं। तो आप उस संगठन से घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, उस संगठन से आप दुखी भी नहीं होंगे। हर संगठन जितना भी बनेगा वर्तमान भविष्य में, हर संगठन मरते दम तक एक ही काम करेगा, और वो है सहारा इंडिया से पैसे लेने का काम। अतः आप लोग निश्चिंत रहिए, और संगठन, वर्तमान संगठन जो भी काम कर रही है या आने वाली संगठन है, आप उससे जरूर जुड़िए। और मुझे खुशी होगी कि तमाम इन्वेस्टर साथी अपने हक की आवाज़ के लिए अपने दम से और संगठन के दम से अपने हक को वापस लेने का काम जरूर करेंगे। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।